हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में कह रहा है दैट कि फॉर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, रेडियस कितनी दी हुई है? रेडियस आर हैविंग ए यूनिफॉर्म डेंसिटी द ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए डिस्टेंस r1 इज E1 एंड एट ए डिस्टेंस r2 इज E2। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर बस ये याद रखना है दैट कि ग्रेविटेशनल फील्ड और जो दूरी होता है सेंटर से, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कैसे चेंज होता है, किस तरह से वेरी करता है। तो इसका एक ग्राफ होता है। ठीक है, ये जो ग्राफ है ना, इस तरह से ग्राफ होता है एक। और इस ग्राफ में एक तरफ आपका ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगा और एक तरफ आर रहेगा। आर क्या है? जैसे कि यहाँ पर क्या बात किया गया, सॉलिड सिलेंडर लेना है ना, ऐसे सॉलिड सिलेंडर लेना है। ठीक है, तो इस सॉलिड सिलेंडर में जो सेंटर है उससे जो डिस्टेंस है ना वो आर है। ठीक है, अगर आप मान लो कि सेंटर से आगे बढ़ते हो तो किस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड जो है हमारा वेरी करेगा। तो देखो इसमें जो ग्रेविटेशनल फील्ड वेरी करेगा वो इस तरह से वेरी करेगा। आपका सेंटर से लेकर के सरफेस तक ग्रेविटेशनल फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेंटर से लेकर के सरफेस तक ग्रेविटेशनल फील्ड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम लोग को मिलता है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि इसके बाद मतलब कि सरफेस तक तो तुम पहुंच चुके हो, यहाँ तक तुम पहुंच चुके हो, पूरा सरफेस तक जो है आ चुके हो। अगर इसके बाहर भी जाते हो तो ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरह से चेंज होगा? तो वो चेंज आपका जो होगा ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। समझ गए? मतलब कि अगर आप सेंटर से सरफेस तक जाओगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, उसके सेंटर से सरफेस तक चले गए, फिर सरफेस से कहाँ जाना? बाहर जाना है। तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो घटेगा। समझ गए? तो इस तरह से है। अब देखिए कि फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है E1 लेस देन E2। E1 लेस देन क्या बोल रहा है? E2। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि फॉर R1 लेस देन R2, फॉर R1 लेस देन R2 लेस देन कैपिटल R। कहने का मतलब कि E1 जो होगा, E1 जो होगा वो कम होगा E2 से, है ना। E1 जो होगा वो कम होगा E2 से। तो देखो सबसे ज्यादा कहाँ पे? सरफेस पे। और सबसे कम कहाँ पे? सेंटर पे। तो यहाँ से सेंटर से लेकर के सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ा फिर घटा। तो अगर बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड E1 इज लेस देन E2 मतलब E1 कहाँ होगा? बाहर होगा। ठीक है, E1 कहाँ होगा? बाहर होगा। तो E1 बाहर होना दैट मीन्स E1 कहाँ होगा? बाहर। कम है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 इज लेस देन E2। और यहाँ पर रेडियस जो है वो सबसे ज्यादा है, मतलब कि R1 R2 दोनों अंदर होना चाहिए। R1 और R2 दोनों कहाँ होना चाहिए? अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो R1 और R2 होगा वो कहाँ होगा? इनसाइड पॉइंट में होगा। तो एक जगह R1 होगा और एक जगह R2 होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है? रेडियस से कम है। अब बोल रहा है कि जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब पहले E1 आएगा फिर E2 आएगा। ठीक है, पहले E1 होगा फिर E2 होगा। दैट मीन्स कि पहले R1 होगा फिर R2 होगा। तो कहने का मतलब कि R1 इज लेस देन R2। सेंटर से जो R1 दूरी होगा और जो R2 दूरी होगा इसमें कौन ज़्यादा है? R2 ज़्यादा है। सही बोल रहा है, ऑप्शन ए हमारा सही है। लेकिन सी ऑप्शन में भी कह रहा है ना दैट के आपका 1 2 दोनों सही हो सकता है क्या? इसीलिए एक बार 2 को भी हम लोग चेक कर लेते हैं, नहीं तो गलत हो सकता है। ठीक है, 2 को चेक करते हैं। 2 में कह रहा है कि जो R1 और R2 है ये ग्रेटर देन रेडियस है। मतलब अब हमारा आउटसाइड पॉइंट के लिए बात हो रहा है। इसमें तो हमारा बात जो हो रहा था इनसाइड पॉइंट के लिए हो रहा था ना, लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो देखो आउटसाइड पॉइंट की अगर तुम बात करोगे ना तो जितना दूर जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड उतना घटेगा। मतलब कि आपका एक और वैल्यू क्या दिया हुआ है? E1 इज ग्रेटर देन E2। मतलब E1 हमारा ज़्यादा है, E2 हमारा कम है। मतलब पहले E1 आएगा उसके बाद E2 आएगा। दैट मीन्स कि पहले R1 होगा उसके बाद R2 होगा। तो यहाँ पर R2 विल बी ग्रेटर देन R1। समझ गए? तो यहाँ पर ये सही है। दैट मीन्स कि जो ऑप्शन 1 और 2 जो है ना ये दोनों इसमें सही होगा। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। आई होप दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू।